हेलो दोस्तों, इस बुक ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किशुन मांझी और आज हम जानेंगे संथाल समाज की जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जन्म से। संथालों में शिशु के जन्म को शुभ अवसर माना जाता है। इसे वैवाहिक जीवन की सफलता समझा जाता है। गर्भधारण करने के समय से ही कुछ ऐतिहासिक बरता जाता है। स्त्री और उसके पति को कुछ मान्यताओं का पालन करना होता है। गर्भवती स्त्री शाम के समय घर से बाहर निकलने में परहेज करती हैं। चांद ग्रहण के दिन उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। प्रसव के बाद स्त्री व नवजात बच्चे को अलग रखा जाता है। किसी प्रौढ़ स्त्री या दाई की मदद ली जाती है। नवजात शिशु के नाल तीर के नुकीले भाग से काटी जाती है। हालांकि अब ऐसी परंपरा समाप्त हो रही है। मान्यता है कि बच्चे के जन्म के बाद घर अशुद्ध हो जाता है। इस कारण से संथाल में जन्म छठियारी इस नीम दाका मांडी का समारोह मनाते हैं। लड़का होने पर 5 दिन पर व लड़की होने पर 3 दिनों पर मनाया जाता है। समारोह के बाद गांव के पुरुष, महिलाएं व बच्चों को पत्तों के कटोरे में नीम दा मांडी दिया जाता है। इस दिन बच्चे का नामकरण होता है। यदि पहला बच्चा लड़का हो तो दादा का नाम दिया जाता है, पर दूसरा होने पर नाना का, तीसरे को दादा के भाई को, चौथे को नाना के भाई को। यही प्रक्रिया लड़कियों के लिए भी अपनाई जाती है। प्रथम को दादी व दूसरे को नानी, तीसरे को दादी की बहन व चौथे को नानी की बहन। आगे हम चलते हैं शादी के बारे में। संथालों में शादी को बपला कहते हैं। संथाल समाज में शादी जीवन का एक पवित्र क्षण होता है। विवाहित व्यक्तियों को समाज में बहुत ही सम्मान भरी नज़रों से देखा जाता है। इसे करने में कुछ परंपराओं व रीति रिवाजों का पालन करना होता है। संथाल युवक एवं युवतियों को अपने ही पारिश अथवा गोत्र में शादी करने की सख्त मनाही है। वह अन्य गोत्रों में शादी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता के गोत्र में शादी करने की भी आज़ादी है। इनमें शादी की कोई उम्र सीमा तय नहीं होती है। इनमें 2 प्रकार की शादियाँ का प्रचलन है। पहला रायबार, जो कि शादी का नियमित रूप है, या व्यवस्थित शादी होती है जिसे घर के बड़े बुजुर्ग तय करते हैं। लड़का या लड़की के परिवार वालों को यदि कोई सुयोग्य लड़की पसंद आती है तो वे मध्यस्थ के द्वारा उसके घर परिवार के बारे में पता लगवाते हैं। सब कुछ पता करने के बाद मध्यस्थ लड़की के घर प्रस्ताव लेकर जाता है। लड़की व लड़का के घर वालों को पसंद आने पर लड़की का पिता दुल्हन की कीमत मांग करता है, जो कि आमतौर पर लड़की के पिता, माँ, नानी, दादी के बीच विभाजित होता है। लड़के की ओर से लड़की के भाई को एक बैल मिलता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि रस्म रिवाज के अनुसार जन्म के महीने में शादी तय ना हो। उन्हीं रिवाजों में से एक होता है संगा बपला। तो चलिए हम संगा बपला से ही स्टार्ट करते हैं। संगा बपला इस प्रकार की शादी में तलाकशुदा महिलाएं व विधवाएं विदुर के साथ शादी करती हैं। यह शादी दूल्हा व दुल्हन के आपसी सहमति से होती है। इस प्रकार की शादी में पुरुष ही पहल करते हैं। इसमें दुल्हन की कीमत बहुत मामूली होती है। सिंदूरदान द्वारा ही दूल्हा दुल्हन एक होते हैं, पर इस शादी में सिंदूर को सीधे दुल्हन के मांग में ना डालकर डिंबू फूल में लगाकर दुल्हन के खोपे में फूल खोसा जाता है। अब हम जानेंगे कुडम बपला। यदि कोई लड़की शादी के बिना गर्भवती हो जाती है, ऐसी में वह जिस लड़के के द्वारा गर्भवती होती है उस लड़के को इस लड़की से शादी करने को बाध्य होना होगा। गांव के लोग उस लड़के को अपराध के बारे में जोगमांझी को सूचित करते हैं और दूसरी ओर लड़की के द्वारा इस गलती को जोगमांझी की पत्नी के समक्ष मान लेने पर लड़का व लड़की के माता पिता को सूचित किया जाता है। शादी के बाकी रस्मों के अनुसार लड़के के घर वालों को दुल्हन की कीमत व बैल देना पड़ता है। अब हम जानेंगे किरिंग जमाई बपला। यदि लड़का व लड़की एक ही गोत्र के हैं
तो गांव का परंपरागत मांझी गांव की समिति की बैठक करवाता है, जिसका निर्णय हमेशा नकारात्मक ही होता है। इस प्रकार की शादी में लड़के के पिता को उस लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से करने के लिए शादी का खर्च वहन करना पड़ता है। उसके बाद मांझी उस गांव की शादी किसी दूर दराज गांव में व्यवस्था करता है। उसमें लड़के का नाम हमेशा राज ही रखा जाता है। अब हम जानेंगे घरदी जवाई बपला। इस शादी में दूल्हे को खरीदा जाता है। इसमें लड़के का पिता किसी भी प्रकार की राशि लड़की को नहीं देता है। इस प्रकार की शादी में बाराती लड़की वालों को कहा जाता है। शादी के बाद लड़का अपने ससुराल में 5 साल तक रहकर बिना किसी मजदूरी की कृषि कार्य में मदद करता है। इस 5 साल की अवधि के खत्म होने पर दूल्हा अपने घर जाने के लिए स्वच्छंद होता है। अब हम जानेंगे टुमकी दिपिल बपला। धूमधाम से शादी करने में जो असमर्थ हैं वे लोग इस शादी की पद्धति को अपनाते हैं। इसमें दुल्हन सिर पर एक छोटी सी टोकरी के साथ घर में प्रवेश करती है। लड़की के कुछ सहेलियां व रिश्तेदार भी आते हैं। इन व्यक्तियों की उपस्थिति में दूल्हा सिंदूर लगाता है। इस प्रकार का यह शादी संपन्न होती है। इसके बाद हम जानेंगे निर्बोलो बपला। यह महिला की प्रबल इच्छा व स्वतंत्रता को दर्शाता है। यदि कोई लड़की किसी लड़के को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं कर पा रही हो तो पोचाई से भरा एक बर्तन को लेकर वह उस लड़के के घर में घुस जाती है और वहां रहने की जिद करती है। लड़के के घर वाले उसे निकालने के लिए किसी भी प्रकार का शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करते हैं। वे लोग आग में लाल मिर्ची डालते हैं ताकि उसकी गंध से भागने के लिए मजबूर हो जाए। यदि वह अपनी सहन शक्ति से इस परीक्षा को पार करती है तो लड़के के घर वालों को इस लड़की की बहू को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार की शादियां बहुत कम देखने को मिलता है। संथाल समाज में तलाक का प्रावधान भी है। पति पत्नी में तलाक दोनों की इच्छा से संभव होता है। यदि पत्नी अपने पिता के घर जाकर रहती हो या किसी अन्य के साथ विवाहेतर संबंध हो तो पति तलाक की गुहार लगा सकता है। यदि पति पर्याप्त भोजन, कपड़े, गहने इत्यादि का आपूर्ति नहीं कर सकता तो पत्नी तलाक मांग कर सकती है। तलाक के लिए बांझपन भी दूसरा आधार है। यदि लड़का तलाक चाहता है तो वह दुल्हन की कीमत का दावा नहीं कर सकता, बल्कि उसे जुर्माने के रूप में राशि का भुगतान करना पड़ता है। यदि लड़की तलाक चाहती है तो लड़की के पिता को दुल्हन की राशि लौटानी पड़ती है। तलाक की विधि: पति एक पैर पर सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होता है। वह अपने गर्दन में कपड़ा लपेटकर उसके दोनों छोर हाथों से पकड़ लेता है। साथ ही हाथों में वह सखुआ के 3 पत्तों को पकड़े रहता है, जिसे सिंह बुंगा का नाम लेते हुए फाड़ता है। साथ ही पानी से भरे लोटों को पैर से गिराता है। उसी प्रकार उसकी पत्नी भी करती है। पत्ते अगर ठीक से नहीं फटे व लोटे से पानी नहीं गिरा तो दोनों को साथ में ही रहना पड़ता है। अब हम बात करेंगे मृत्यु संस्कार के बारे में। मनुष्य एक नश्वर प्राणी है और मृत्यु एक कठोर सत्य है। संथाल समाज में मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहला दफनाने का तथा दूसरा जलाने का। हालांकि संथालों में शवदाह की परंपरा का प्रचलन आगे अधिक नहीं है। शव को दफनाने की परंपरा का लोगों में अधिक प्रचलन है। ये अपने पूर्वजों या परिवार के सदस्य के मृत शरीर को खेत की पगडंडियों या एक सुनिश्चित जगह में दफनाते हैं। खेतों के आसपास दफनाने का कारण यह माना जाता है कि मृत होने के बावजूद वे अपने भावी पीढ़ी के लिए इस जगह से खेतों की रक्षा करेंगे। दफनाते समय मृत के साथ उसकी निजी उपयोगी वस्तुएं रख दी जाती है, जैसे महिलाओं के साथ कपड़े, बर्तन, आभूषण और पुरुषों के साथ धनुष, लाठी, वाद्ययंत्र, कपड़े आदि। इसके पीछे इनकी धारणा है कि इन सब की जरूरत परलौकिक जीवन में भी पड़ेगी। प्रक्रिया: ऐसा मानना है कि यदि परिवारजनों को किसी की मृत्यु का अंदेशा हो जाए
तो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए। ऐसी मान्यता है कि उसकी आत्मा मांझी थान जाए, जहां गांव के सभी मृतकों की आत्मा एकत्रित हो जाती है। मृतक को खाट पर साबुन और पानी से नहलाया जाता है। उसके बाद उसके कपड़े बदले जाते हैं, नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। उसे फिर हल्दी तेल का लेप परिवार की स्त्रियों के बाद गांव की स्त्रियां द्वारा एक एक करके लगाती हैं। पुरुषों के द्वारा खुदाई का काम खत्म होने तथा स्त्रियों की सारी विधि समाप्त होने पर मृतक को घर से गाड़ने के स्थान तक ले जाया जाता है। औरतें गांव की कुल्ही तक आती है। जिन लोगों में सौदाह की परंपरा है, उन लोगों में शव को मुखागिन देने का अधिकार पुत्र का होता है। पुत्र के ना रहने पर निकटतम संबंधी मुखागिन देता है। उसके बाद सारे लोग स्नान करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ऐसी परंपरा संताल परगना के संतालों के बीच मौजूद नहीं है। गांव का छूत हटाने के लिए शाम के वक्त आंगन में एक मुर्गे की बलि दी जाती है। उसकी खिचड़ी बनाई जाती है और फिर मृत आत्मा को भोग चढ़ाया जाता है। यह भोग पूजा कर रहे कुछ व्यक्ति और घर के सदस्यों को दिया जाता है। रात को एक कोने में मृतक के लिए खाना परोसा जाता है। यदि खाना घटता है तो ऐसा माना जाता है कि मृतक ने आकर भोजन किया था। उसके बाद लोग हड़िया पीते हैं और भोजन करते हैं। इस मौके पर गांव से सारे लोग सम्मिलित होते हैं। श्रद्धा यानी भंडान का दिन लगभग 1 साल बाद का तय किया जाता है। भंडान नहीं होने तक मृतक के परिजनों को किसी भी सामाजिक व धार्मिक समारोह में भाग लेना, देवताओं की पूजा करना व हड़िया चढ़ाना वर्जित है। इतनी ही बातों के साथ मैं आज के लिए आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इंडिया के ट्रैवल्स के बारे में इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।